पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। माइक की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दें। मुझे पता है ये गुजरात है, यहाँ आवाज़ों पे पाबंदी है, लेकिन जिग्नेश और इमरान प्रताप गढ़ी की आवाज़ रोकने की हिम्मत कम से कम सरकारों में तो नहीं है। तो थोड़ी सी बढ़ा दें, थोड़ा सा बेहतर कर दें इसको। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत दिन से सोचता था किसी मशायरे में आऊंगा तो आपसे बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी, लेकिन आज आया तो एक सियासी मुलाकात के लिए आया। मैं भी जिग्नेश को सुन रहा था, पहली बार उनकी विधानसभा में आकर के उनके गांव में, उनके इलाके में उन्हें सुन रहा हूं, वरना इससे पहले जब भी मौका लगा उन्हें दिल्ली में सुनने का मौका मिला। उनके काम देखे हैं, उनका संघर्ष देखा है, और आज उस भाई के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में बड़गाम के आसपास इलाके के तमाम जिम्मेदारान, नौजवान, बुजुर्ग और इस तरफ मेरी माएं बहनें बैठी हुई हैं। मैं सबको सलाम करते हुए चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। बड़गाम वालों, मुल्क एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है कि जहां लड़ाई अब इस बात की नहीं बची है कि विधायक जिताओ या हराओ, एमपी जिताओ या हराओ। लड़ाई अब इस मुहाने पे आके खड़ी हो गई है कि इस मुल्क में आईन बचेगा या नहीं बचेगा, जमहूरियत बचेगी या नहीं बचेगी। लड़ाई उस मुहाने पे आके खड़ी हो गई है। चंद लोग हैं इस मुल्क में जिनका एक ख्वाब है, वो चाहते हैं कि मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से न चले, बल्कि उनकी तानाशाही से चले, उनकी मर्जी से चले। वो चाहते हैं कि जो सपना कभी महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने देखा था, वो ख्वाब मिसमार कर दिया जाए, पामाल कर दिया जाए। इसलिए बसू गांव और उसके आसपास एतराफ के जो तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे थोड़ी देर बहुत संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं पिछले कई दिन से भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हूं। तकरीबन 64 दिन से हम लोग मुसलसल चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पे जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। भारत को जोड़ने की कोशिश। और उसी दरमियान जब साथी जिग्नेश ने यह कहा कि आपको मेरे इलाके में आना है, लोगों से मुलाकात करनी है, अपील करनी है, तो मैंने जिग्नेश से कहा मेरे भाई ने बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा। और जिग्नेश, मैंने तुम्हें देखा है जंतर मंतर पर दहाड़ते हुए, मैंने तुम्हें देखा है बिल्किस बानो के लिए अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली की सड़कों पर मुसलसल आवाज उठाते हुए, मैंने देखा है तुम्हें। इसलिए भी मेरे भाई मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, मैं तो शायर हूं, सियासत में तो पता नहीं कैसे आ गया, नसीब लेके आ गया, वरना मैं तो शायर हूं और मैं तो शायरी की जबान में गुफ्तगू करता हूं। और मैं अलग ऐलान यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। थोड़ी थोड़ी ठंड है, मुझे पता है, आप भी खामोश खामोश से हैं, हाथ बांध के बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे वो जिंदा दिली नजर आए जिसके लिए ये इलाका जाना और पहचाना जाता है। उधर जो पीछे लोग खड़े हैं, पीछे जो लोग बैठे हैं, इधर जो साथी खड़े हैं, मुझे एक शख्स की शिरकत चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो जोश, वो जज्बा दिखे जो इन फासिस्टों से लड़ने के लिए दिखना चाहिए। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा।
होंगे तो कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बड़गाम वालों, इस बार भाजपा बड़ी मुश्किल में है। हिमाचल हार रही है, वोटिंग हो चुकी है, वहां सरकार बदलने जा रही है। मोदी जी को यहां की भी आहट मिल गई थी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इससे गुजरात की आवाम बहुत नाराज है। पिछली बार तो वो हारते हारते बचे थे, सांस अटक गई थी, हालत यह हुई थी कि पानी में जहाज उतारना पड़ गया था, करतब दिखाने पड़े थे। तो फिर इस बार भी उन्हें पता था कि चीजें खराब हो रही हैं, तो उन्होंने सोचा अकेले नहीं जीता जा सकता, तो उन्होंने दो दोस्त बुलाए अपने, एक दिल्ली से और एक हैदराबाद से। उन्हें यह पता है कि अकेले नहीं जीता जा सकता। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे साथियों, मेरे अपनों, आप जानते हैं कि पिछले 10-12 साल में मुसलसल सियासत में आने से पहले भी मेरा खुदा गवाह है कि मैंने आज तक कभी भी एक लम्हा भी आपकी फिक्र के बगैर नहीं गुजारा है। आपके मुद्दों पर लड़ता रहा हूं। जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी ताकत, जो भी हुनर ऊपर वाले ने मेरे हाथ में दिया था, मेरे हाथ में जो कलम दिया था, मैंने उस कलम का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पे नज़्में लिखने के लिए नहीं किया। मैंने पहलू खान की मां का दर्द गाया, मैंने नजीब की मां के आंसुओं को अपनी शायरी बनाई। मैं मुसलसल लड़ता रहा आपके लिए, और उस बुनियाद पर यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरे भाई, लड़ाई बहुत बड़ी है, और जब बड़ी लड़ाई होती है तो छोटी छोटी नाराजगी को नजरअंदाज किया जाता है। हो सकता है किसी बात पर शिकायत हो सकता है कभी फोन न उठ पाया हो, किसी मसले पे आपके साथ बातचीत न हो पाई, लेकिन जब लड़ाई बहुत बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, बहुत बड़ी लड़ाई है। वो लड़ाई है कि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये चाहता है कि मुल्क संविधान से ना चले, देश जमहूरियत से ना चले, उनकी मर्जी से चले। लेकिन एक शख्स है इस देश में जिसका नाम राहुल गांधी है, वो कह रहा है कि मैं आरएसएस की नफरत वाली राजनीति के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा हूं, और पिछले 64 दिन से मुसलसल 25 किलोमीटर रोज वो आदमी पैदल चल रहा है भारत को छोड़ने के लिए। मैं उस यात्रा का हिस्सा हूं। मुझसे एक पत्रकार ने कहा, इमरान साहब, आप इस यात्रा में चल रहे हैं कन्याकुमारी से, आप क्या कहेंगे? तब मैंने एक ही बात कही थी कि मैं अगर महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो शायद अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस मुल्क को बचाने की लड़ाई में इस दौर के गांधी के साथ चल रहा हूं, राहुल गांधी के साथ चल रहा हूं। और आप यकीन जाने, बसु गांव के तमाम साथियों, बड़गाम के लोगों, स्टेज पर बैठे हुए हमारे जिम्मेदार साथियों, एक एक वक्त में ऐसा लम्हा आ रहा है जब 1 लाख से ज्यादा लोग, मैं चश्मदीद हूं उन लम्हों का, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के नारा लगाते हुए कह रहे हैं, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये जो नारा है, वो जो गूंज रहा है, वो नारा, तो उस नारे की गूंज की हनक इतनी है कि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता करवा रहा है कि वो टी शर्ट कितनी महंगी है। मेरे भाई, मैंने तो वो दिन भी देखा कि जब आपके गुजरात में एक पुल टूटा और 141 से ज्यादा लोग मारे गए, और उस दिन मुल्क के हाकिम इसी गुजरात में थे। उन पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय दिन में 3 बार कपड़े बदल करके उद्घाटन और झंडी दिखाने में लगे थे।
बेहिसी का आलम यह था, पिछले 64 दिन में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 200 बार से ज्यादा कपड़े बदले होंगे, 40-50 कलर के कपड़े बदले होंगे, लेकिन राहुल गांधी एक सफेद कलर की टी शर्ट और एक पैंट और एक जूता और अपनी मस्ती में मस्त वो शख्स चला जा रहा है और उसकी धुन सिर्फ यह है कि भारत जोड़ना है। मुझसे किसी पत्रकार ने कहा, आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। बड़गाम वालों, वो यात्रा छोड़ करके आपके बीच में क्यों आया हूं? क्योंकि आपके बीच में बहुत सारे लोग आए बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, समझाने के लिए। जिग्नेश सिर्फ एक विधायक भर नहीं है, मेरी बात को अपने दिल में उतार के जाइएगा। जिग्नेश सिर्फ एक विधायक भर नहीं है। अगर सिर्फ एक विधायक होते तो असम की पुलिस अरेस्ट करने के लिए गुजरात नहीं आती और ले जाकर के वहां की जेल में नहीं रखे जाते। जिग्नेश का विजन बड़ा है। भाजपा जानती है कि जिग्नेश जिस कोशिश के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो कोशिश अमली जामा पहन गई तो सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा की नफरत की राजनीति को होगा। भाजपा जानती है कि जिग्नेश जिस सामाजिक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, जिस दलित और अकलियत के समाज के लोगों के बीच की दूरियां पाटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कोशिश कामयाब हो गई तो सबसे बड़ा नुकसान आरएसएस की नफरत की राजनीति को होगा। इसलिए जिग्नेश पर हमला भी ज्यादा बड़ा है। इसलिए कांग्रेस पर ज्यादा बड़ा हमला है, क्योंकि कांग्रेस उनकी नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ी है। इस बीच मैंने सुना है कुछ लोग जो कांग्रेस में थे वो छोड़ के चले गए और आज वही ताल ठोक रहे हैं। मुझसे कई साथियों ने कहा कि इमरान साहब बीच में राहुल गांधी के साथ छोड़ के कई लोग आए चले गए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। बड़गाम वालों, आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछली बार आपने बड़ी हिकमत से, बड़ी समझ से, बड़े सलीके से, एकजुटता से जिग्नेश को जितवाया था। भाजपा उस एकजुटता को तोड़ना चाहती है। भाजपा आपकी उस सियासी समझ को पामाल करना चाहती है। इसीलिए कोई हैदराबाद से तो कोई दिल्ली से बड़े बड़े दोस्त उनके आए हुए, वो आपको समझाएंगे ऐसा नहीं ऐसा। अरे मैं तो चश्मदीद हूं, मैंने देखा है बिहार में, मैं गवा रहा हूं कि किस तरह 2 सीटें 3 सीटें जीतने के चक्कर में सैकड़ों सीटें हरवाने का काम किया जा रहा है। किस तरह से तकरीरें कर करके, जज्बाती करके लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े शायर ने कभी कहा था कि सरे बिंबर वो ख्वाबों के तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। फकत तकरीरों से काम नहीं चलने वाला है। लड़ाई इस बात की है कि हुकूमत बदलेगी या नहीं बदलेगी। जब तक दिल्ली की हुकूमत नहीं बदलेगी, इस मुल्क के तमाम मसले हल नहीं होंगे। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। और दिल्ली की हुकूमत तब तक नहीं बदलेगी जब तक आपके यहाँ की हुकूमत नहीं बदलेगी, जब तक आप यहाँ समझ के साथ वोट नहीं करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं मेरे भाई कि जिग्नेश मेरे ख्याल है कल या परसों में अपना नॉमिनेशन भरेंगे। परसों 15 तारीख को अपना नामांकन करेंगे, नॉमिनेशन भरेंगे। तो मैं गुजारिश आपसे भी करूंगा कि उस दिन बड़ी से बड़ी तादाद में जरूर इनके नामांकन का हिस्सा बनिए, क्योंकि इनको आप पे बड़ा भरोसा है और उस भरोसे की लाज आपको भी बचाना है। आप तो वो लोग हैं जिनका इस बात पर ईमान है कि मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए, ये आपका ईमान कहता है। और जिग्नेश ने आपके लिए हमेशा कभी ये नहीं सोचा कि वो आपसे अलग है। मैंने कहा ना, मैंने इस पूरे गुजरात में बहन बिल्कीस के लिए सबसे ऊंची आवाज में किसी को लड़ते देखा है तो वो जिग्नेश मेवानी है, वो जिग्नेश मेवानी है। मैं तो पूरे मुल्क में कह रहा हूं। और अभी
2-3 हफ्ते बाद पार्लियामेंट शुरू होगा, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मुल्क के हाकिम के सामने उसकी आंख से आंख मिला करके खड़ा होकर के उससे पूछूंगा जरूर कि आपने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है आपके नारे का सच? क्या यही है आपके नारे का सच कि जिस देश में एक संस्कृत का सूत्र वाक्य है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, क्या यही है आपके इस वाक्य का सच कि 11 बलात्कारी सरकारी शहर पर रिहा कर दिए जाते हैं? जहां नारियों की पूजा होनी थी वहां बलात्कारियों की पूजा करवा रही है गुजरात की सरकार। मैं तो उस हाकिम से ये सवाल पूछूंगा, और जिग्नेश भी मुसलसल ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन इस बड़ी लड़ाई में आपको डरना नहीं है, हटना नहीं है मैदान से। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। यहाँ शकील खान साहब बैठे हुए हैं, वजीर पठान साहब, इम्तियाज कादरी साहब, हमारे साथ काम करने वाले शहनवाज साहब, निजामुद्दीन राइन साहब, अनुरोध ललित जैन जी, बाकी आपके कांग्रेस के जो तमाम साथी हैं वो यहाँ बैठे हैं। मैं आज आने का मकसद बस इतना था कि आज से आप इस चुनाव को अपना चुनाव मान लीजिए। आज से इस चुनाव को उसी तरह लड़वाइए जिस तरह आपने पिछली बार लड़वाया था। जिग्नेश, मुझे ये बात पता है मेरे भाई कि लोगों ने सिर्फ आपको वोट नहीं दिया था, मैं तो ऐसी भी खबरें मेरे पास हैं कि माओ ने आपके लिए मुसल्ले पे बैठ के अपने हाथ उठाए थे दुआ के। मुझे ये बात पता है कि लोगों ने रात रात में जाग जाग करके आपके लिए दुआएं की थी, आपकी जीत के लिए दुआ की थी। तो आपके कांधों पे जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं, उन जिम्मेदारियों का बोझ भी आपको उठाना है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके कांधे कमजोर नहीं है, आप जरूर उन जिम्मेदारियों को लेकर के आगे बढ़ोगे। और बड़गाम वालों, ये हुकूमत आपको डराएगी, ये हुकूमत आपको बांटने की कोशिश करेगी, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। मैं राहुल की बात को आगे बढ़ाते हुए लोगों से ये कहता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। जब जिग्नेश को अरेस्ट किया गया, अहमदाबाद से जब ले जाया जा रहा था, तो मैं जिग्नेश को टीवी पे देख रहा था और मुझे लग रहा था इस शख्स की आंखों में जो सच्चाई और जो ईमानदारी है वो शायद चीख चीख करके कह रही है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहिएगा बड़गाम वालों, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, मैं उसे मिसरों में पिरोता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। वो जोश मुझे नजर नहीं आ रहा है जो नजर आना चाहिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और इस अहद की सबसे बड़ी सच्चाई अगर बोल सके आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त,
तो सच्चाई पे मुहर लगाइएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बड़गाम वालों, मैं गुजरात में खड़ा हूं, वो गुजरात जहां हिलाने पे पुल टूट जाता है, मैं उस गुजरात में खड़ा हूं। पुल टूटा तो ये लगता है कि लड़के हिला रहे थे इसलिए टूट गया। वो गुजरात जहां ट्रेन जब भैंस से टकराती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। वो गुजरात जहां सड़क पर नारियल फोड़ा जाए तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। और शाहरुख खान के बेटे के पास से 5 ग्राम ड्रग्स पकड़ने के लिए जो तमाशा टीवी चैनलों पे किया गया उसे पूरे मुल्क ने देखा है। लेकिन मैं उस गुजरात में खड़ा हूं जहां हजारों हजार करोड़ की मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई, तो आज तक पता करने के लिए कोई एजेंसी तैयार नहीं है कि वो किसका है, कौन लाया उसे, सरकार के किस मुख्यमंत्री और किस मंत्री के दोस्त ने उसे गुजरात में ला करके युवाओं को नशे का आदी बनाने का सपना देखा था। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। आपको ये समझाया जाएगा, टीवी चैनलों के जरिए आपको ये बताया जाएगा कि नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं है, लड़ाई तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, लड़ाई तो MIM लड़ रही है। जो जमीन पर कहीं है ही नहीं उन्हें बताया जाएगा कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मैंने देखा है अरविंद केजरीवाल का सच। मैंने देखा है कि दिल्ली दंगों के दौरान वो शख्स एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं हुआ। मैंने देखा है कि जब मरकज पर FIR करने की बात आई तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मरकज पर FIR की जानी चाहिए। मैं गवाह रहा हूं, मैंने देखा है। और वो जो हैदराबाद से दोस्त आए हैं, मुझे खुदा माफ करे, मैं कभी किसी का नाम लेकर के किसी पे टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक बात कहता हूं बड़गाम वालों कि जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचता है जिसकी आपस की रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। फिर से मेरी बात को नोट करना कि जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचता है जो हवा को आंधी में तब्दील करता है, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मेरी इस बात को जहन नशीन कर लेना, मेरी इस बात को दिल में बिठा लेना कि लड़ाई 1-2 विधायक जिताने की नहीं है। आपको सपना दिखाया जाएगा कि हम 70 सीट पे गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। जहां से वो आते हैं, जिस तेलंगाना में उनका घर है, वहां 8 सीट पर लड़ते हैं। 119 में सिर्फ 8 सीट पर, यहां 70 पे लड़ेंगे। यूपी में जाएंगे तो 100 पे लड़ेंगे। मेरे भाई 70 सीट पे लड़ोगे, 1-2 सीट पे सम्मानजनक वोट पाओगे, बाकी पे जमानतें जब्त होंगी, लेकिन 100 सीटों पर भाजपा को फायदा पहुंचाओगे। जैसे अभी गोपालगंज के चुनाव में 2000 से महागठबंधन का प्रत्याशी 1700 वोट से हारा, लेकिन उन्होंने वोट कितने काटे? 1200, 12,000। मैं किसी को
पर्सनल तंज नहीं करता, लेकिन मुझे हैरत होती है कि जब एक एक तकरीर से, एक एक बात से भाजपा को फायदा पहुंचता है तो फिर ये समझ में क्यों नहीं आता लोगों के। तो मेरे नौजवान दोस्तों, खूब तकरीरें सुनो, खूब ताली बजाओ, लेकिन सियासी समझ पैदा करो अपने सामने। ये लड़ाई मैंने कहा ना, एक दो विधायक जिताने हराने से हल नहीं होने वाली है। सरकार कैसे बदलेगी इसकी हिकमत सोचो। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन तुम्हारे 90% से ज्यादा मसलों के हल उसी दिन हो जाएंगे। इस बात को जहन नशीन कर लेना। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमसे ज्यादा बंटने का दर्द कौन समझ सकता है, हमसे ज्यादा उस नुकसान को कौन समझ सकता है। आज घरों के बाहर बुलडोजर खड़े हैं, लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हमें लड़ना तो पड़ेगा, हमें बोलना तो पड़ेगा। खामोश रहेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। हम उन आने वाली नस्लों की बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अलग ऐलान ये कह रहे हैं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। एक तरफ मगरूर सियासत के जालिम बुलडोजर है, सच बोल रहा हूं। एक तरफ मगरूर सियासत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। बड़गाम वालों, मैं बहुत चीख चिल्ला के अपनी बात नहीं कहूंगा। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। हालात वहां खड़े हो गए हैं। इसलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि इस बार ये एक्सपेरिमेंट का इलेक्शन नहीं है, प्रयोग करने का इलेक्शन नहीं है। ये मत सोचिएगा कि नहीं यार, हमारे लोगों का एक शौक ये भी रहता है नया झंडा हाथ में पकड़ने का, ये बड़ा शौक है हमारे लोगों को। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वक्त वो वक्त नहीं है। तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता। तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता। चिरागों को हवा के सामने रखा नहीं जाता। ये जो जिग्नेश है ये आपके लिए एक चिराग है। इस चिराग को और बड़ा बनाइए, इसे मशाल बनाइए। मुझे पता है कि तारीख शब में आपके मसलों पर जलती रहेगी, पूरा यकीन है मुझे। इसे बचाइए, इसे मजबूत करिए, इसे ताकत दीजिए। और अगर आपने ताकत दिया तो मैं जानता हूं कि ये खड़ा रहेगा आपके मुद्दों पर, वो चाहे गुजरात की असेंबली हो या दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कें हो, ये शख्स पीछे नहीं हटेगा। ये मेरा यकीन है, ये मेरा मसला है, मैं जानता हूं इस बात को। आखिर में मैं 2-3 बातें आपसे और कहना चाहता हूं, वक्त बहुत कम है। जिग्नेश ने कहा कि 10 बजने से 1 मिनट पहले बंद कर दीजिएगा, वरना सरकार बहादुर तो इंतजार में है कि कहां से मौका मिले। मुझे भी पता है सरकार
सरदार बहादुर बहुत परेशान हो गए आजकल, बहुत परेशान हो गए। अभी उस दिन जब वो दूसरे दिन वहां गए, जब हॉस्पिटल की रंगाई पुताई हुई, तो मुझे लगा कि अगर मोरबी के पुल की सही से रंगाई पुताई हो गई होती तो हॉस्पिटल की रंगाई पुताई की जरूरत न पड़ती। और जब वो गए तो किसी पत्रकार साथी ने कहा कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं क्या कहूंगा, वो तो भावुक हो जाएंगे, अभी भावुक हो जाएंगे, एक संदेशा दे देंगे। मैं तो शायर हूं, किसी शायर ने कहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मुझे ये बात पता है, मुझे ये पता है कि जब आप उनसे कहोगे कि पेट्रोल डीजल जो कांग्रेस की सरकारों के वक्त में 55 रुपए 60 रुपए लीटर बिका करता था, वो 100 क्यों पहुंच गया? तो वो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बात करो, टीवी चैनल आपके सामने थोप दिए जाएंगे, हैदराबाद से दिल्ली से लोग बुला के आपके सामने ऐसे खड़े कर दिए जाएंगे कि मजबूर होकर के आप उसी पे डिबेट करोगे। जब आप बात करोगे कि महंगाई पे बात करो, तो महंगाई पे बात नहीं करने दी जाएगी। मैं तो नया नया जिस दिन सांसद बन करके देश की पार्लियामेंट में आया, मैं तो उस दिन से गवाह हूं कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला ताई जी खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि देश में महंगाई कहां है, महंगाई तो है ही नहीं। इतनी मासूमियत से उन्होंने कहा कि महंगाई तो है ही नहीं कि एक पल के लिए मुझे भी यकीन होने लगा कि महंगाई तो है ही नहीं। फिर मुझे मेरी ही नस्म याद आई कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पहला बंद पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं ना मैं, सच बोल रहा हूं ना कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उन्हें महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लेकिन अल्लाह ने ऐलान ये कह के जा रहा हूं, जिग्नेश मेरे भाई इधर आओ, आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। ये जो आप हाथ देख रहे हैं ना, दूसरे का ये जो हाथ हम लोगों ने पकड़ा है ना, अगर ये हाथ आपने और मजबूत कर दिया तो ये हाथ सिर्फ बड़गाम तक महदूद नहीं रहेगा। इस हाथ की ये जो तपिश है और इस हाथ की जो ताकत है, हम इसे पूरे हिंदुस्तान में लेकर के जाएंगे और जो सपना आपने देखा है उसे मजबूत करेंगे, उसे ताकत देंगे और ये कहेंगे आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल है, जो भी शामिल है, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका हिसाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे,
सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से तुम्हारी हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत लहू लहू इनकलाब लेंगे, लहू लहू इनकलाब लेंगे। सहर ज़दा आफ़ताब लेंगे, तुम्ही से आली जनाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। रसूल भाई, हबीब भाई, भरत सिंह जी, अशरफ भाई, शरीफ अहमद साहब, अब्दुल भाई, शहनवाज शेख और जितने बाकी साथी हैं, और खासतौर से पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। क्योंकि वक्त की पाबंदियां हैं, मैं तो चाह रहा था कि मैं पूरी रात आपको सुनाता रहता और आप सामने ऐसे बैठे रहते, लेकिन आपसे वादा कर रहा हूं, आप जिग्नेश के साथ खड़े होइए। हम एक ऐसी शाम फिर जुटाएंगे जब पूरी रात सिर्फ शायरी होगी, सिर्फ आपसे गुफ्तगू होगी, आपसे बातचीत होगी। ये मेरा आपसे वादा है। आप परसों जिग्नेश के साथ उनके नामांकन में खड़े होइए, मैं फिर आपके दरमियान आऊंगा। परसों हमारा साथी कन्हैया भी आ रहा है और भी कुछ दोस्त आ रहे हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि जिग्नेश का साथ दीजिए, आप जिग्नेश का साथ देंगे, हम वादा करते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस की सरकार बनाइए गुजरात में, गुजरात बदलने जा रहा है। मीडिया के झांसे में मत आइएगा, भाजपा के बाकी दोस्तों के झांसे में मत आइएगा। गुजरात में परिवर्तन होने जा रहा है और इस बार परिवर्तन की आहट बड़ी खामोशी के साथ दिल्ली तक पहुंच रही है। दिल्ली के पत्रकार ये बात कह रहे हैं। एक बार फिर से आप सबका बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारी मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में AICC सेक्रेटरी शकील अहमद साहब